हेलो फ्रेंड्स, राहुल स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आइए यूपी ट्रिपल एससी के लिए हम पेट का क्रैश कोर्स स्टार्ट किए हैं, जिसमें संविधान का, जिसमें हम मौलिक अधिकार पढ़ लिए, इसके बाद नीति निषेध तत्व पढ़ लिए, इसके बाद मौलिक कर्तव्य पढ़ लिए। इसके बाद आज हम सरकार पढ़ेंगे। सबसे पहले हम राज्य के नीति निषेध तत्व एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं। राज्य के नीति निषेध तत्व भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से 51 तक। यह राज्य के मार्गदर्शक सिद्धांत है। इसका सही अर्थ यही है कि अच्छे दिन आने वाले हैं। और अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा दी गई, 37 में यह न्याय योग्य नहीं है, 38 में कहा गया है सामाजिक आर्थिक न्याय की बात करता है। 38 में कहा गया है सामाजिक आर्थिक न्याय मिलेगा। 38 हो गया। 39 क में निःशुल्क कानूनी सहायता। इसके बाद घ में है स्त्री पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन की बात करेगा। इसके बाद 40 में आते हैं हम, जिसमें ग्राम पंचायत का गठन है। गांधीवाद के अनुसार इसे संविधान की आत्मा कहते हैं। 40 हो गया। 41 में बेकारी, बीमारी, बेरोजगारी, बुढ़ापे और वृद्धा पेंशन की बात करता है। 41। इसके बाद 44 में आते हैं समान आचार संहिता की बात करता है, जिसे तीन तलाक निषेध अधिनियम 2019। 44 हो गया। इसके बाद 48 में आते हैं। 48 में कृषि का वैज्ञानिक ढंग से पुनर्गठन, जिसमें गौ हत्या पर प्रतिबंध। इसके बाद चकबंदी। 48 का में प्राकृतिक पर्यावरण सुरक्षा की बात करता है। इसके बाद 49 में आते हैं हमें धरोहरों और स्मारकों की सुरक्षा करेगा राज्य। 49 हो गया। 50 में कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथक्करण। 51 हो गया अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की बात करता है। भारत, जिसमें भारत एक बुद्ध का समर्थक है, न कि युद्ध का समर्थक है। भारत हमेशा सोचता है शांति से ही काम हो जाए, युद्ध ना करना पड़े। 51 हो गया। इसके बाद हम आते हैं मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य, इसका संविधान में उल्लेख नहीं था। मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, जिसमें सरदार सौर सीमित की सिफारिश पर 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। इसके बाद 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में शिक्षा से संबंधित है, जिसमें कहा गया अपने माता पिता का कर्तव्य हो गया कि अपने बच्चे को 6 से 14 वर्ष बच्चों को पढ़ाए। 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में। अब इसके बाद हम आते हैं सरकार। सरकार क्या है? सरकार को देखते हैं। सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। सबसे पहले विधायिका। विधायिका क्या है? कानून को निर्माण करने वाली संस्था, उसे विधायिका कहते हैं। जैसे केंद्र में कानून कौन बनाती है? संसद। ठीक, केंद्र में कानून संसद बनाती है, जबकि राज्य में विधानमंडल कानून बनाती है। संसद के 2 सदन है, राज्यसभा, लोकसभा। उनके सदस्यों को क्या बोलते हैं? एमपी बोलते हैं। ठीक। अब इसके बाद हम आते हैं कार्यपालिका। कार्यपालिका क्या है? कानून निर्माण करने वाली, कानून को लागू करने वाली। कार्यपालिका कानून को लागू करने वाली संस्था है, जिसमें राष्ट्रपति आ जाएगा, प्रधानमंत्री, मंत्री, फिर नौकरशाही। जैसे नौकरशाही जो यूपीएससी से जो होते हैं, आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, आईएफएस हो गया, ये सब आते हैं केंद्र के, जो नौकरशाही, जो नौकरी पाते हैं। हम सोचते हैं कि आईएएस बन जाए तो इसमें आ जाएंगे केंद्र में, नौकरशाही में। अब वैसे ही राज्य की कार्यपालिका में राष्ट्रपति की जगह क्या हो गया? राज्यपाल हो जाएगा। प्रधानमंत्री की जगह मुख्यमंत्री, फिर मंत्री, फिर अन्य नौकरशाही जैसे एसडीएम हो गया। इसके बाद नायब तहसीलदार हो गया, जैसे बीडीओ हो गया, ये सब आ जाएंगे राज्य में। इसके बाद न्यायपालिका क्या है? न्यायपालिका संविधान की रक्षक है। न्यायपालिका का यह काम है कि वो देखता है कार्यपालिका और विधायिका संविधान के दायरे में रह के काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, यही इसका न्यायपालिका का काम है। न्यायपालिका सर्वोच्च न्यायालय, एक बाद उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, 3 है। ठीक। इसके बाद हम देखते हैं विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका क्या है? कानून को निर्माण करने वाली संस्था है। केंद्र में कानून कौन बनाती है? संसद। संसद के 2 सदन होते हैं, राज्यसभा, एक बार लोकसभा। इनके सदस्यों को बोलते हैं एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक। वैसे राज्य की विधायकों को बोलते हैं विधानमंडल। ठीक। और क्योंकि राज्य में कानून विधानमंडल ही बनाएगी। अब हम आते हैं कार्यपालिका। कार्यपालिका क्या है? कानून को लागू करने वाली संस्था है।
कानून को लागू करने वाली संस्था कौन? कार्यपालिका। इसमें राष्ट्रपति आ जाएगा, प्रधानमंत्री आ जाएगा, फिर मंत्री आ जाएंगे, फिर नौकरशाही। ठीक, नौकरशाही जैसे यूपीएससी जो आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, आईएफएस। ठीक, न्यायपालिका संविधान की रक्षक है। इसका यह काम है कि विधायिका और कार्यपालिका संविधान के दायरे में रह के काम कर रहे हैं कि नहीं, यही देखती है न्यायपालिका। ठीक, सर्वोच्च न्यायालय जो दिल्ली में है, उच्च न्यायालय राज्यों में, अधीनस्थ न्यायालय जिलों में है। अब हम आते हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या? केंद्र की कार्यपालिका। सबसे पहले हम पढ़ेंगे केंद्र की कार्यपालिका। इसके बाद हम पढ़ेंगे विधायिका, विधायिका में आ जाएगा संसद। तब इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट पढ़ेंगे। ठीक, सबसे पहले हम कार्यपालिका देख लेते हैं। केंद्र की कार्यपालिका भाग 5 में है, जबकि राज्य की कार्यपालिका भाग 6 में है। अध्याय 1 अनुच्छेद 52 से 78 तक। केंद्र की कार्यपालिका भाग 5 अध्याय 1 अनुच्छेद 52 से 78 तक। नाम मात्र की कार्यपालिका कौन है? राष्ट्रपति उसमें आ जाएगा। नाम मात्र की कार्यपालिका राष्ट्रपति। नाम मात्र की कार्यपालिका राष्ट्रपति आ जाएगा। इसमें राष्ट्रपति क्या? राष्ट्रीय अध्यक्ष है। केंद्र सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति। केंद्र सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष पूछेगा तो हम किसको बताएंगे? राष्ट्रपति को बताएंगे संवैधानिक अध्यक्ष। ठीक, शासन इसी के नाम से चलता है। किसके नाम से? राष्ट्रपति के नाम से। अब हम आते हैं वास्तविक कार्यपालिका। वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद होगी। वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद होगी। शासन की वास्तविक संचालक कौन है? प्रधानमंत्री। चलिए हम आगे देखते हैं। देखिए, राष्ट्रपति पहले पढ़ते हैं हम। राष्ट्रपति का पद किसमें, किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का पद है। 52 में कहा गया है भारत के एक राष्ट्रपति होगा। 53 में कहा गया है राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति। 54 में निर्वाचन। 55 में निर्वाचन की प्रक्रिया या रीति। 55 में हो गया। 56 में पद अवधि। 57 में योग्यता। 58 में योग्यता हो गया। 59 में वेतन भत्ता। 60 में शपथ। 61 में महाभियोग। ठीक, हम देखते हैं अनुच्छेद 52 में कहा गया है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 में कहा गया भारत का एक राष्ट्रपति होगा। पद कहां से लिया गया है? राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन से। ब्रिटेन से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से। ठीक, राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन के संविधान से। 53 में राष्ट्रपति कार्यपालिका शक्ति है। 54 में निर्वाचन की बात करता है। 55 में निर्वाचन की रीति या प्रक्रिया। ठीक, 56 में क्या है? पद अवधि। पद अवधि मतलब कितने साल तक रहेगा राष्ट्रपति। इसके बाद 57 में क्या है? पुनः निर्वाचन। 58 में क्या है? योग्यता। 59 में वेतन भत्ता। 60 में क्या है? शपथ। 61 में क्या है? महाभियोग। ठीक, योग्यता। अब हम पढ़ते हैं इसको डिटेल में। योग्यता में क्या क्या है? 58 में योग्यता, पहले भारत का नागरिक होना चाहिए, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, लाभ के पद पर ना हो, 50 प्रस्तावक हो, 50 अनुमोदक हो। इसके बाद 15,000 जमानत राशि जमा करना पड़ेगा उसको। न्यूनतम आयु कितना है? 35 वर्ष। भारत का नागरिक हो, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, लाभ के पद पर न हो। इसके बाद न्यूनतम आयु कितना? 35 वर्ष हो। इसके बाद 50 प्रस्तावक हो, 50 अनुमोदक, 15,000 की जमानत राशि जमा करना पड़ेगा जब निर्वाचन कोटा मिल जाए। इसके बाद हम पढ़ लिए योग्यता। अब हम आते हैं निर्वाचन मंडल में कौन कौन भाग लेते हैं। राज्यसभा लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित एमएलए,
इसके बाद दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य एमएलए भाग लेंगे राष्ट्रपति के निर्वाचन में, मतलब वही वोटिंग करेंगे सब। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, इनके सदस्यों को बोलते हैं एमपी। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य कौन? एमएलए। दिल्ली, एक पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ये भी एमएलए होंगे। ठीक। इसके बाद सभी निर्वाचित एमपी, सभी निर्वाचित एमएलए, सभी निर्वाचित एमपी, सभी निर्वाचित एमएलए। एमएलए विधान परिषद के सदस्य क्या करेंगे? भाग इसमें नहीं लेंगे। किसमें? राष्ट्रपति के निर्वाचन में। अब एक एमएलए का मत मूल्य कैसे निकालेंगे? उस राज्य की कुल जनसंख्या अपार विधानसभा के निर्वाचित सभी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या भागे 1000। उस राज्य की कुल जनसंख्या, एक एमएलए का मत मूल्य, एक एमएलए का मत मूल्य बराबर उस राज्य की कुल जनसंख्या अपार विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल सदस्य संख्या भागे 1000। एक एमपी का मत मूल्य बराबर सभी राज्यों के एमएलए का कुल मत मूल्य, इसके बटे रहेगा सभी राज्यों के एमएलए का कुल मत मूल्य अपान राज्यसभा प्लस लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या से भाग कर देंगे। एक एमपी बराबर सभी राज्यों के एमएलए का कुल मत मूल्य अपान राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या। दोनों में शेष 500 से अधिक आने पर भागफल में 1 जोड़ देंगे। अगर 500 से अधिक आएगा दोनों में, एक एमपी या एक एमएलए, इन दोनों की संख्या जब निकालेंगे, अगर 500 से अधिक आएगा तो उसमें हम 1 जोड़ देंगे। हम मोटी मोटा देख लें, जैसे लोकसभा में 550 सदस्य होते हैं और राज्यसभा में 250, कितना हो जाएंगे? 250, 550, 5 3 800, 800 एमएलए, 800 एमपी, सॉरी 800 एमपी हो गए। 800 एमपी प्लस एमएलए कितने होते हैं? लगभग 4000 एमएलए, 4000 एमएलए। तो इसको हम भाग करेंगे तो एक एमपी बराबर 5 एमएलए। चलिए हम आगे देखते हैं। अब देखते हैं निर्वाचन की प्रक्रिया क्या है। निर्वाचन की प्रक्रिया 55 में, ठीक। निर्वाचन की प्रक्रिया 55 में अब प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है राष्ट्रपति का। अब प्रत्यक्ष मतलब जैसे जनता जो है एमपी एमएलए को चुनती है, वही एमपी एमएलए क्या राष्ट्रपति को वोटिंग करेंगे, वो राष्ट्रपति को चुनेंगे। उसी को हम क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष। प्रधानमंत्री का चुनाव क्या जनता द्वारा होता है, जैसे विधायक वो जनता द्वारा चुने जाते हैं, उसे हम प्रत्यक्ष कहते हैं। ये लिखा है अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष मतलब एमपी एमएलए को जनता चुनती है, वही एमपी एमएलए क्या राष्ट्रपति को वोटिंग करेंगे। अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणी पद्धति, ये क्या है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणी। जैसे मान लीजिए 3 लोग हैं, ए बी सी, ठीक। जैसे हमें जो पसंद आया, मान लीजिए हमें सी पसंद आ गया तो पहले हम सी को वोटिंग कर दिए। अब हमें बी पसंद आ गया तो बी को वोटिंग कर दिए हम। इसके बाद हमें ए पसंद आया तो हम ए को वोटिंग करें। तो पहले वैधता क्रम गिना जाएगा, जो सबसे प्रथम पे रहेगा सबसे पहले उसकी वैधता गिना जाएगी। पहले सी की गिना जाएगी कितना वोट पाया है। पढ़े वैध मतलब निर्वाचन कोटा क्या है? पढ़े वैध मतों की संख्या बटा के 2 प्लस 1, मतलब 50% से प्लस 1 रहेगी जिसकी संख्या, वह क्या हो जाएगी? विजयी घोषित हो जाएगा। पहले सी का मतलब वैधता क्रम देखेंगे कितना वोटिंग पाया, इसके बाद बी के देखेंगे, फिर इसके बाद हम क्या ए के देखेंगे। जो 50% प्लस से 1 पाएगा वही विजयी घोषित हो जाएगा। उसी को बोलते हैं अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणी। अब मतदाता 1 2 3 के वैधता क्रम में वोटिंग देंगे, 1 2 3 के वैधता क्रम में वोटिंग देंगे। इसके बाद सबसे पहले प्रथम वैधता का मत गिनेंगे। सबसे पहले सी हम गिनेंगे, फिर इसके बाद बी की गिनेंगे, फिर ए की गिनेंगे। जिसमें ज़्यादा वोट पाएगा, जो 50% प्लस 1 रहेगा, वही विजयी घोषित हो जाएगा। इसके बाद जिसने निर्वाचन कोटा की बराबर मत हासिल कर लिया हो उसे विजयी घोषित कर देंगे। निर्वाचन कोटा क्या है?
पड़े वैध मतों की संख्या बटा के 2 प्लस 1 मतलब 50% प्लस 1। ये है निर्वाचन कोटा। निर्वाचन कोटा पड़े वैध मतों की संख्या बटा के 2 प्लस 1 या 50% प्लस 1। यदि किसी को निर्वाचन कोटा नहीं मिला हो तो हम फिर इसका द्वितीय वरीयता क्रम देखेंगे। द्वितीय वरीयता क्रम देखेंगे। द्वितीय वरीयता क्रम में बीबी गिरी एक मतलब ऐसे व्यक्ति हैं जो राष्ट्रपति बने हैं द्वितीय वरीयता क्रम में। द्वितीय वरीयता क्रम में मत गिना गया जाए, अभी तक केवल बीबी गिरी के चुनाव में ही द्वितीय वरीयता का मत देखा गया। मतलब बीबी गिरी ही राष्ट्रपति वही बने हैं जो द्वितीय वरीयता क्रम के थे। इसके बाद हम आते हैं, एक झलक देखते हैं अब राष्ट्रपति कौन कौन बना है, ये इसको हम देखते हैं। पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पूर्व में क्या थे? कृषि मंत्री थे। पूर्व में कृषि मंत्री थे। ठीक। बीबी गिरी निर्दल चुनाव जीते थे, ये एक मजदूर नेता थे। बीबी गिरी निर्दल चुनाव जीते थे, ये एक मजदूर नेता थे। अब आते हैं पूर्व लोकसभा नीलम संजीव रेड्डी। ये जो है ये भी राष्ट्रपति बने थे। लोकसभा के अध्यक्ष थे कौन? नीलम संजीव रेड्डी। ये भी चुनाव हारने के बाद दोबारा निर्विरोध चुनाव जीते थे। कौन? नीलम संजीव रेड्डी। इसके बाद ज्ञानी जैल सिंह, ये क्या राष्ट्रमंडल के महासचिव थे। ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रमंडल के क्या महासचिव थे। चुनावी विवाद कौन देखता है? सुप्रीम कोर्ट। चुनावी विवाद, जैसे चुनावी विवाद हो जाएगा इसको सर्वोच्च न्यायालय देखेगी। सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट। चलिए एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं। सरकार, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। सरकार के 3 अंग हैं। विधायिका जो कानून को निर्माण करने वाली संस्था है। केंद्र में कानून निर्माण कौन करती है? संसद। संसद के 2 सदन हैं, राज्यसभा लोकसभा। राज्यसभा लोकसभा, जबकि राज्य में कौन कानून निर्माण करती है? विधानमंडल। अब आते हैं इसके बाद हम कार्यपालिका। कार्यपालिका कानून को लागू करने वाली संस्था है, जिसमें राष्ट्रपति आ जाएगा, प्रधानमंत्री आ जाएगा, फिर मंत्री आ जाएंगे, फिर नौकरशाही। अब जैसे राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल आ जाएगा, मुख्यमंत्री आ जाएगा, फिर मंत्री, फिर हो जाएगा नौकरशाही। इसके बाद हम आते हैं न्यायपालिका। न्यायपालिका क्या है? संविधान की रक्षा करती है, मतलब रक्षक है। ये देखती है कि कार्यपालिका विधायिका जो काम कर रही है वो संविधान के अंदर दायरे में रह के काम कर रही है कि नहीं, ये देखती है न्यायपालिका। इसके बाद हम केंद्र की कार्यपालिका भाग 5 में अध्याय 1 है, अनुच्छेद 52 से 78। नाम मात्र की मतलब केंद्रीय सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति। शासन इसी के नाम से चलता है, राष्ट्रपति। एक वास्तविक कौन है? प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद यही संचालक करता है, मतलब यही संचालक सरकार होगी। कौन? प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली। इसके बाद हम आते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का पद 52 में कहा गया है भारत के एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन से लिया गया है। 53 में राष्ट्रपति कार्यपालिका शक्ति, 54 में निर्वाचन है, 55 में निर्वाचन की रीति, 56 में पद अवधि, 57 में पुनः निर्वाचन, 58 में योग्यता, 59 में वेतन भत्ता, 60 में शपथ, 61 में महाभियोग। ठीक। इसके बाद हम यहीं पे वीडियो अपना समाप्त करते हैं। कृपया हमारा वीडियो पसंद है, कृपया लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।